In today's class, we'll talk about the different properties of ferromagnetic, paramagnetic और diamagnetic substance की properties. ज़्यादातर हम उनको compare करेंगे आपस में. इससे पहले वाले वीडियो में हमने डाया, पैरो और फेरामैग्नेटिक का ओरिजिन पढ़ा था और आज हमें इनको डिफ्रेंशिएट करना है और इनकी प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करना है. तो सबसे पहले बात करते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल की. ये वीकली रिपेल होते हैं, रिपल्शन शो करते हैं. आपको बताया था डायमैग्नेटिक कैसे होते हैं, जिनके पास कोई नेट मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होती इनिशियली, और ये अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन करते हैं. तो ये वीकली रिपेल होते हैं बाय मैग्नेट. ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं बाय मैग्नेट, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. और फेरोमैग्नेटिक तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से. अब बात करते हैं, ये तो एग्जांपल्स हैं विच यू कैन इजीली. अगर आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें तो ये अपने आप को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलाइन करेंगे. यानी आपने मैग्नेटिक फील्ड ले ली बाय नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट और वहाँ पर आपने एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हैंग कर दिया है. तो यू विल नोटिस विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये अपने आप को उसी डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा जिस डायरेक्शन में, यानी कि नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है. एक्चुअली नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करेगा. ये भी अलाइन करेगा लेकिन वीकली, यानी धीरे धीरे ये अपने आप को अलाइन करेगा, स्लोली अलाइन करेगा. ये भी अलाइन करेगा लेकिन अपने आप को ऐसी डायरेक्शन में अलाइन करेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलाइन करेगा टू दी मैग्नेटिक फील्ड. क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, डायमैग्नेटिक तो रिपेल होते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो उस डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन नहीं करेंगे, बल्कि वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को सेट कर लेंगे, लेकिन स्लोली. क्योंकि ये भी वीकली रिपेल होते हैं, वीकली अट्रैक्ट हो रहा है, ये वीकली रिपेल हो रहा है, तो ये काम जो हो रहा है वो स्लोली हो रहा है, बट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन दिस वन एंड इन द सेम डायरेक्शन पैरामैग्नेटिक. तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात करें इनसाइड द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, वो काफ़ी लार्ज होती है. यानी कि फ्लक्स डेंसिटी की बात क्या कर रहे हैं हम ये कहना चाह रहे हैं कि मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जबकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में उतना लार्ज नहीं होता और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में तो बहुत ही कम होता है. इनसाइड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड दिट इज़ मच लेस देन इन एयर. तो एयर के अंदर फील्ड लाइन ज़्यादा प्रेफर करती हैं, इसके अंदर जाना प्रेफर नहीं करती. परमिएबिलिटी की बात करें तो इट इज़ मच ग्रेटर देन 1, इट इज़ ग्रेटर देन 1 ओनली एंड इट इज़ मच लेस देन 1. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बात करें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप देख लें. पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उनके अंदर से फील्ड लाइंस पास करती हैं, प्रेफर करती हैं पास करना, बट नॉट वेरी स्ट्रांगली, यानी बहुत ज़्यादा फील्ड लाइंस नहीं पास करती. यहाँ मोस्टली फील्ड लाइंस जो हैं वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर से पास करना प्रेफर करती हैं. डायमैग्नेटिक के अंदर से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं करती, क्योंकि एक्चुअली डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या करते हैं, रिपेल करते हैं. ये सैंपल जो है स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, ये वीकली मैग्नेटाइज होगा और ये वीकली अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा. मैग्नेटाइज तो होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की बात करें, यानी कि इस मटेरियल की, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी कैसी है, क्या वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो सकता है? यस, ये काफ़ी स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं, ये वीकली मैग्नेटाइज होते हैं. इनकी वैल्यू मैग्नेटाइजेशन की होती तो पॉजिटिव है लेकिन लेस होती है पॉजिटिव कंपेयर टू दिस वन, ये काफ़ी लेस होती है. और यहाँ पर तो ये वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है. सी स्पेसिफाई किया है मैंने, दिस इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. आई टोल्ड यू इन मैनी बुक्स इट इज़ बीइंग रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल M, लेकिन मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में इनको I से रिप्रेजेंट किया है, तो मैं यहाँ भी इसे कट कर रही हूँ एंड आई एम राइटिंग इट I, क्योंकि के नोट्स पहले के बने हुए हैं, यहाँ पर मैंने इन्हें I ही रिप्रेजेंट किया होगा, सॉरी M ही रिप्रेजेंट किया होगा, तो वही मैंने प्रिंट ले लिया था एक्चुअली बेसिकली उनका. सो दिस इज़ I क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है. सो I से, I वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ उसे, तो M से नहीं कीजिए, यू विल गेट कन्फ्यूज. अगला देखते हैं. फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है, लार्ज वैल्यू पॉजिटिव, इसकी भी पॉजिटिव होती है लेकिन स्मॉल वैल्यू इसकी नेगेटिव होती है, स्मॉल नेगेटिव वैल्यू होती है. डायमैग्नेटिक की स्मॉल नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, पैरा की स्मॉल पॉजिटिव एंड फेरो की लार्ज पॉजिटिव. दिस ओबेज क्यूरीज लॉ, ये भी ओबे करता है क्यूरी लॉ को. क्यूरी लॉ क्या है, इट स्टेट्स दैट कि ससेप्टिबिलिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के. तो ये दोनों फॉलो करते हैं लेकिन क्यूरीज लॉ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस फॉलो नहीं करते. तो अगर आप एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लें, उसको पाउडर्ड फॉर्म में लें और उसको आप प्लेस कर दें किसी नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट के बीच में, तो यू विल नोटिस कि वो स्ट्रॉन्ग, ये मटेरियल कह रहा है कि इट विल बी मूविंग फ्रॉम द वीक फील्ड टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्ग फील्ड. तो ये किस तरफ मूव कर जाएगा, ये मटेरियल वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ मूव करेगा.
और ये मूवमेंट फास्ट होगा। तो मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं यहाँ पे कि वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ मूव कर रहा है और क्विकली, जबकि ये वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ तो मूव करेगा लेकिन थोड़ा स्लोली। ये स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ यानी अपोजिट डायरेक्शन में ये ट्रेवल करना चाहेगा, मूव करके पाइल अप बना लेगा इन ए डायरेक्शन एरिया जहाँ पर वीक होगी फील्ड। सेम ऐसे ही हम यूट्यूब का एग्जांपल लें तो यहाँ यूट्यूब अगर आप एक लिक्विड से फिल कर दें और उसके अंदर एक आपने मैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल फिल करके रखा है, तो यू विल फाइंड कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही थी उस तरफ राइज कर गया, उस पार्ट ऑफ द ट्यूब में राइज कर गया। यहाँ भी राइज कर गया क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन इस केस में डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में वो रिपेल होगा और वो अपोजिट यानी नीचे की तरफ फॉल कर जाएगा और दूसरे पोर्शन में लिक्विड राइज कर जाएगा। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द हिस्टेरेसिस लूप। और ये जो है ये डायरेक्टली तो कवर नहीं होता सीबीएसई सिलेबस में, लेकिन फिर भी सीबीएसई में कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिलेट करते हैं कि विच वन इज़ कंसीडर्ड एज अ परमानेंट मैग्नेट एंड विच वन इज़ कंसीडर्ड एज टेम्परेरी मैग्नेट। तो उनका अगर हमें डिफरेंस समझना है तो हमें हिस्टेरेसिस लूप को थोड़ा सा, चाहे इंट्रोडक्शन पार्ट ही, लेकिन हमें उसे समझना पड़ेगा। बहुत डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अब हम समझते हैं कि आखिर हिस्टेरेसिस लूप होता क्या है। सो लेट अस टेक दिस फिगर और यहाँ पर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बीच में। H क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। B नॉट, हमें आपको फॉर्मूला याद हो तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में फॉर्मूला रिप्रेजेंट किया था। B नॉट क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है जिसे हम बोलते हैं म्यू नॉट NI, और NI क्या होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी होता है। यानी कि अगर आप मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ेगी, और अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ेगी तो मटेरियल जो है, जिस भी मटेरियल को आप उस मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखेंगे वो ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा। तो इनिशियली ऐसे ही हुआ, जैसे जैसे हमने मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ाई मटेरियल मैग्नेटाइज होना, ओरिजिन जीरो से स्टार्ट किया हमने, मटेरियल मैग्नेटाइज होना शुरू हुआ एंड आफ्टर सम टाइम इट विल रीच सेचुरेशन। सेचुरेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक मटेरियल की एक लिमिट होती है मैग्नेटाइज होने की, वो एंडलेस अमाउंट पे मैग्नेटाइजेशन नहीं लेगा, वो तब तक ही मैग्नेटाइज होगा जब तक कि वो सेचुरेशन लेवल नहीं आता। बियॉन्ड दैट लिमिट आप जितना मर्जी H को बढ़ाइए वो सेचुरेट ही रहेगा। तो वहाँ पर डीमैग्नेटाइजेशन यानी पैरामैग्नेटिज्म में हमने इसे एक्सप्लेन किया था कि उस वैल्यू को हम मैग्नेटाइजिंग लिमिट बोलते हैं, यानी कि सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन वैल्यू बोला जाता है उसको। तो ये तब तक मैग्नेटाइज हुआ। अब क्या होगा, अब आप उसे मैग्नेटाइज तो और नहीं कर सकते, तो वी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड को घटाना शुरू किया, और जब हमने घटाया तो वी नोटिस कि आपका जो B है यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी घटना शुरू हो गई एंड विद H इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। लेकिन फाइनली H तो आ गया ज़ीरो पर, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो थी, मैग्नेटिक इंडक्शन जो थी वो ज़ीरो नहीं हुई, यानी कि मटेरियल पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ। इस स्टेज को हम कहते हैं, यानी कि ये जो मैग्नेटिज्म इसके पास बच गया है, इस मैग्नेटिज्म को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर लें और इसे हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। दिस इज़ कॉल्ड एज रिटेंटिविटी। अभी मैं इसको नोट्स में भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन ये अब जो मैग्नेटिज्म इसके पास बच गया, इसे पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज करने के लिए हमने H को अपोजिट डायरेक्शन में भी अप्लाई करना शुरू किया। पहले तो डिक्रीज़ किया, लेकिन फिर हमने इसे अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया एंड वी नोटिस्ड कि हमें कुछ और मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में देनी पड़ी, तब जाके ये पूरा मैग्नेटिक मटेरियल जो था ये डीमैग्नेटाइज हुआ। लेकिन अगर हम इसे दूसरी डायरेक्शन में कंटिन्यू रखेंगे तो ये फिर से मैग्नेटाइज होगा, और अब इसके सारे डोमेन्स जो हैं दूसरी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, एंड फिर जब आप इसे डीमैग्नेटाइज करेंगे तो फिर इसके पास कुछ ना कुछ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इस डायरेक्शन में बच जाएगा, एंड फिर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, फिर से डीमैग्नेटाइजेशन होगा एंड अगेन डीमैग्नेटाइजेशन होगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा। तो एवरी टाइम देयर इज रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलता रहेगा। हमारा काम जो है वो मेनली इस रिटेंटिविटी और इस फैक्टर जिसे हम कोअर्सिविटी बोलते हैं उससे है। इसके अलावा हमारा कोई ज़्यादा डिटेलिंग हमें नहीं चाहिए। तो आगे देखते हैं अब हम, चलिए हम यहाँ थे
तो इट इज़ अ साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। मटेरियल को हम मैग्नेटाइज कर रहे हैं और फिर उसे डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस के अंदर रिटेंटिविटी होती है रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म, यानी ये वो मैग्नेटिज्म है जो H को ज़ीरो करने के बाद भी बच गया, यानी ये वाला। दिस पार्ट इज़ योर रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म, जिसको हम रिटेंटिविटी भी बोलते हैं। और जो ये वाला सेक्शन बचा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जो हमें मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ी उसकी मैग्नेटाइजेशन को ज़ीरो करने के लिए, उसे कहते हैं इट इज़ द फील्ड टू रिड्यूस द रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म टू ज़ीरो, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कोर्सिविटी से। कोर्सिविटी को C बोल दीजिए, रिटेंटिविटी को कैपिटल R बोल दीजिए। अब इसी के बेसिस पे हमने परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट को सेग्रीगेट किया और हमने दो मटेरियल यूज़ किए, एक स्टील और एक सॉफ्ट आयरन। जब हमने यहाँ पर उनके हिस्टेरेसिस लूप्स बनाए तो हमारे को उनकी शेप कुछ ऐसी मिली है। जो डार्क आपको दिख रहा है दैट इज़ आयरन, और जो क्लियर पार्ट आपको दिख रहा है थिक वन दैट इज़ द स्टील। और हमें जो नोटिस में आया, जो मेन पॉइंट्स थे, हमें पता चला कि स्टील के अंदर सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी हाई होती है, यानी कि ये यहाँ तक डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इसके अंदर काफ़ी अमाउंट में बच जाएगा आयरन के अंदर। स्टील के अंदर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कम अमाउंट में होता है, जबकि कोर्सिविटी जो है, यानी ये फैक्टर जो है वो स्टील का ज़्यादा है। इस साइड वाला फैक्टर कोर्सिविटी फैक्टर स्टील में ज़्यादा है, आयरन में कम है। अगर इसे सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये कह सकते हैं कि स्टील को डीमैग्नेटाइज करना मुश्किल है। भले ही उसके पास रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कम था, लेकिन उसको कम्प्लीटली डीमैग्नेटाइज करने के लिए हमें ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ी अपोजिट डायरेक्शन में। इसीलिए स्टील को हम प्रेफर करते हैं परमानेंट मैग्नेट्स बनाने में, जबकि आयरन के पास रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ज़्यादा था बट वो जल्दी डीमैग्नेटाइज हो गया, उसे आसानी से डीमैग्नेटाइज किया जा सका, यानी छोटी सी वैल्यू चाहिए थी हमें कोर्सिविटी की और वो कम्प्लीटली डीमैग्नेटाइज हो गया। अगर एरिया ऑफ लूप कंपेयर करें तो हमारे पास सॉफ्ट आयरन का जो लूप होता है एरिया वो कम है और स्टील का ज़्यादा है। अगर हम परमिएबिलिटी कंपेयर करें तो सॉफ्ट आयरन की परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है, म्यू ज़्यादा होता है देन द स्टील। और अगर क्योंकि बी की वैल्यू जो है फॉर सॉफ्ट आयरन के लिए गिवन वैल्यू बी की ज़्यादा होती है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होती है। आप देख सकते हैं आयरन में तो बी ज़्यादा अमाउंट में है और स्टील में बी कम अमाउंट में, तो ऑब्वियसली परमिएबिलिटी जो है वो सॉफ्ट आयरन की ज़्यादा होगी। सिमिलर पॉइंट हम ससेप्टिबिलिटी के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि परमिएबिलिटी ससेप्टिबिलिटी के डायरेक्टली रिलेशन में आती है, तो इसका मतलब सॉफ्ट आयरन के लिए ससेप्टिबिलिटी भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू स्टील। इसीलिए हम स्टील को परमानेंट मैग्नेट, मैं ये पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि परमानेंट मैग्नेट बनाने में हम स्टील को प्रेफर करते हैं रादर देन सॉफ्ट आयरन। सो आई हैव नाउ हाईलाइटेड द पॉइंट्स कि परमानेंट मैग्नेट के अंदर को हम लेते हैं क्या, स्टील मटेरियल का बनाते हैं, हाई रिटेंटिविटी, हाई कोर्सिविटी, हाई परमिएबिलिटी। सॉफ्ट आयरन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, हाई रिटेंटिविटी, लो कोर्सिविटी एंड हाई परमिएबिलिटी, यानी बाकी सारे फैक्टर्स सेम है लेकिन सिर्फ कोर्सिविटी मैटर करती है। परमानेंट मैग्नेट आप किसे बनाएंगे, जो इजीली डीमैग्नेटाइज ना हो और वो प्रॉपर्टी स्टील शो करता है, तो इसलिए हम परमानेंट मैग्नेट उसे बनाते हैं। परमानेंट मैग्नेट बनाने के तरीके क्या हैं, परमानेंट मैग्नेट हम बाय स्टील रॉड लें और उसको हम हैमरिंग कर दें, उसकी कंटिन्यूसली रिपीटेड हैमरिंग कर दें, या फिर बार मैग्नेट से हिट करते हैं, या स्टील आयरन को रॉड को हम कहाँ पर प्लेस कर दें, सोलेनॉइड के अंदर प्लेस कर दें ताकि उसमें से स्ट्रॉन्ग करंट्स पास कर सकें। सो आई हैव हाईलाइटेड द पॉइंट्स कि हैमरिंग करने से, बार मैग्नेट से हैमरिंग करने से, या फिर स्टील रॉड को सोलेनॉइड में रखने से हम परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बना सकते हैं, आई थिंक ये तो सबको पता होगा, बच्चे बहुत जूनियर क्लासेस में ही बना लेते हैं। एक वायर को, कॉपर इंसुलेटेड वायर को रैप कर देते हैं आयरन नेल के ऊपर, उस पर जब करंट पास करते हैं तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ शो करती हैं। वो टेम्परेरी मैग्नेट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। यूज़ क्या है मैग्नेट्स के, मैग्नेटिक ब्रेक्स में, सर्किट्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिक बेल्स में, लाउड स्पीकर्स में, टेलीफोन्स में, लिफ्ट्स में, ये सब जगह, हॉस्पिटल्स में भी इनफैक्ट आयरन और स्टील को सेपरेट करने के लिए, मतलब ह्यूमन बॉडी से आयरन की बुलेट्स और स्टील की बुलेट्स को सेपरेट करने के लिए भी हम इसको हॉस्पिटल्स में भी यूज़ करते हैं। तो बाय दिस थ्योरेटिकल पार्ट एंड हो जाता है, बट अब हम क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स। थैंक यू।